लाइम डिजीज की बात करते हैं, जो कि इसको चिच्चड़ जो है ना, जो टेक्स होती हैं वो ट्रांसमिट करती हैं। और ये जो स्पाइरोकीट होता है बोरीलिया स्पीशीज का, वो इसको काज करता है, इस बीमारी को, लाइम डिजीज को। और होता कुछ यूं है कि इसके एक तो ये जो पैथोजेनिक स्पाइरोकीट है ना, इनकी जो स्पीशीज हैं, एक तो ट्रेपोनिमा है, लेप्टोस्पायरा है और बोरेलिया है, लेकिन हम आज बोरेलिया की बात ही करेंगे। ये 1976 में ये जो लाइम डिजीज है इसको रिकग्नाइज किया गया था। और ये अमेरिकन कंटिनेंट में ये ज़्यादा इसकी रिपोर्ट्स हैं। इसकी जो डिफरेंट स्पीशीज हैं जो कि रिपोर्टेड हैं अमेरिका से और यूरोप से, उनमें बोरेलिया बोरेलिया बर्गोडोफेरी और बोरेलिया मायोनाई और बोरेलिया अफजलाई, बोरेलिया गारिनाई एंड बोरेलिया बर्गुडारेफेरी, जो मैं पहले डिस्कस किया है। तो ये ऑनसेट जो इसका है समर के और अर्ली फॉल में इसका ज़्यादा ऑनसेट होता है, क्योंकि ये टेक जो है ना इस सीजन में ज़्यादा प्रोलिफरेट करती हैं, ज़्यादा फैलती हैं। तो इसलिए इन दिनों में इसका चांसेस ज़्यादा हैं। और जो बच्चे हैं ना और यंग एडल्ट्स हैं, उनमें ये ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि ये जंगली इलाकों में, हैवीली वुडेड एरियाज में जहाँ ना ये प्रॉब्लम होता है, जो कि बच्चे बिलखसूस ग्रासी एरियाज में और हैवीली वुडेड एरियाज में जहाँ टेक की प्रेवलेंस हो, उसकी लाइफ साइकिल वहां से चल रहा हो, तो वहाँ ये ज्यादा अफेक्ट होते हैं, ये चिल्ड्रन और यंग एडोलसेंट्स जो एडल्ट्स जो हैं। इसकी जो स्पीशीज वेक्टर टेक्स की है ना, ये हार्ड टेक है। और इसमें एक तो एग्जोर्स एग्जोर्स स्केपुलरिस है, जो कि डीर टेक है, हेरन के ऊपर होती है। दूसरी एग्जोर्स पैसिफिकस है, फिर एग्जोर्स रिसिनस है, एग्जोरेट्स परसुकुलेटिस है। ये परसुकुलेटिस एशिया के रीजन में भी पाई जाती है। और अमेरिकन साइड में इसमें जो ज्यादा रिजर्वायर इसका जो एनिमल है वो वाइट फुटेड माउस है। और जो इसका बोरिलिया बर्गडोरफेराई का जो प्रेफर्ड होस्ट है ना, वो उसकी जो पर्टिकुलर जो निम्फल और लार्वल फॉर्म्स है ना डीर टिक की, उनमें ये अमूमन पाया जाता है। और जो डियर है यानी हरन जो है, वो एडल्ट टिक्स के लिए होस्ट होता है, लेकिन उनमें एडल्ट्स में बिलअमूम बोरीलिया जो है वो पाया नहीं जाता। इसकी जो निम्फल और लार्वल फॉर्म्स है ना, ये बेसिकली जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं इसकी स्टिक की, हार्ट टेक की, वही इसको ट्रांसमिट करती हैं थ्रू बाइट। वैसे तो मैमल्स जो हैं जैसे कि डॉग है, इस तरह ये इंसिडेंटल होस्ट हो सकते हैं, लेकिन कम कम ही ऐसा होता है, लेकिन वो हो सकते हैं। यूरोप में जो लार्ज मैमल्स हैं जिनमें शीप जो है, ये एक इसका एडल्ट टिक का होस्ट हो सकता है। जहां तक इसकी पैथोलॉजी का ताल्लुक है, तो जैसे ही टिक बाइट करती है, तो ये बोरेलिया जो है ये एंटर होते हैं स्किन में। और जैसे ही वहां स्किन में ये एंटर होते हैं, तो तकरीबन 3 से 32 दिन तक ये वहाँ डेवलप करते हैं। और लोकली जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये जो बोरेलिया है, ये वहाँ लोकली माइग्रेट करता है। और जहाँ वो चिच्चड़ ने काटा हुआ होता है ना, टेक बाइट होती है, उसके इर्द गिर्द एक एरिथमिक रिएक्शन हो जाता है। वहां से आपको नजर आता है कि रेडिश कलर का जिस तरह के रिएक्शन, व्हील एरिथीमा टाइप रिएक्शन जो महसूस होते हैं ना सामने, वो नजर आते हैं। और वहां से फिर लिम्फेटिक्स के जरिए ये रीजनल जो लिम्फ नोड्स में वहां ये चले जाते हैं, जिसमें एडिनोपैथी जिसे कहते हैं। और अल्टीमेटली डिसेमिनेट होते हुए ये ब्लड के जरिए डिफरेंट ऑर्गन्स और जो जल्द की दूसरी साइड्स है वहाँ ये ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे मैंने अर्ज किया कि जो स्टार्ट में इसका इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, उसको एरिथीमा माइग्रेंस कहते हैं, कि वो आपको सामने नजर आ रहा होता है। तकरीबन 3 से 32 दिन के अंदर अंदर वो डेवलप हो जाता है बाइट करने के बाद। और इसमें जो सिम्टम्स इसकी बाकी है, एक तो 3 इसके स्टेजेस हैं लाइम डिजीज की। एक तो है अर्ली लोकलाइज्ड, और दूसरी है अर्ली डिसेमिनेटेड, और एक है तीसरी लेट स्टेज। ये जो अर्ली लोकलाइज्ड और तीसरी स्टेज लेट है ना, इनमें इसके दरमियान में बेलमूम एक एसिम्प्टोमेटिक इंटरवल होता है जिसमें कोई सिम्टम नजर नहीं आती हैं। जहां तक अर्ली लोकलाइज्ड की स्टेज है, वो वही एरिथीमा माइग्रेंस का रिएक्शन है, जो कि पहली साइन है इसकी बाइट की और लाइम डिजीज की।
ये रेड मैक्यूल बनता है एक छोटा सा, और उसके बाद पेप्यूल, इसको कह लें मैक्यूल और पेप्यूल एट द साइट ऑफ द टेक बाइट। और उसके बाद ये थाइज में, बटक्स में, एक्जिला में, ये 3 से 32 दिन में ये टेक बाइट की जगह पे ये डेवलप हो जाता है। और चूंकि ये जो निम्फ्स होते हैं ना टेक के, ये इतने स्मॉल होते हैं कि बहुत गौर से देखने से ही पता चलता है, तो अननोटिस चले जाते हैं, लेकिन वो बाइट कर चुके होते हैं अगर वो इन्फेक्टेड हों, उससे उनकी ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल हो जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, काटा तो एक ही जगह से हो सकता है या ज्यादा जगह से, अगर काटा है तो वो मल्टीपल एरिथीमा माइग्रेंस लेजन जो है ना, वो वहाँ हो सकती हैं। और इसको ये भी कहते हैं कि अर्ली हिमेटोजेनस डिसेमिनेशन, कि वो जो फैल जाती है, डिसेमिनेट हो जाती है डिजीज के बाकी जिस्म के हिस्सों पर भी, स्किन के ऊपर। उसके बाद जो अर्ली डिसेमिनेटेड स्टेज की जो फर्दर उसकी जो साइंस हैं, कि वो दिनों में और हफ्तों में ये इस तरह की अपीयरेंस प्राइमरी लेजन की हो सकती है, कि बैक्टीरिया जो है वो थ्रू आउट द बॉडी वो स्प्रेड हो जाता है। और जो पेशेंट्स होते हैं इसके लाइम डिजीज के, उनमें मस्लोस्केलेटल लेजन्स या पेन्स या फ्लू लाइक सिम्टम्स जो है ना, जुकाम कह लें आप, और बड़ी वीकनेस महसूस होती है, बेबसी सी लगती है, थका थका, और चिल्स होती हैं, फीवर होती है, सर में दर्द होती है, जो गर्दन है वो स्टिफ हो जाती है, जो मसल्स हैं उनमें दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो ये चंद हफ्तों में ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाता है। कहीं कहीं जो है बैक एक भी शुरू होती है, कि पेशेंट्स में जो है बैक पेन, नाजिया और वोमिशन भी हो जाती है, और सोर थ्रोट, लिम्फेडिनोपैथी, कि आपके जो मुख्तलिफ जगह पे लिम्फ नोड है ना, उनकी पैथोलॉजी हो जाती है। और उसके बाद जैसे एडवांस करती है ये इस लाइम डिजीज की इन्फेक्शन, तो स्प्लेन यानी तिली का साइज जो है वो भी बढ़ सकता है। अच्छा, इसमें सिम्टम जो है ना वो इंटरमिटेंट होती हैं, कभी कोई सिम्टम आ गई, कभी कोई सिम्टम सिम्टम आ गई, रेगुलर वो सिम्टम्स नहीं रहती हैं। कुछ वक्त ऐसा भी होता है जब ये डिसेमिनेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, तो न्यूरोलॉजिकल जो एबनॉर्मेलिटीज़ है ना, वो भी आती हैं, लेकिन कम पेशेंट में आती हैं। लेकिन अल्टीमेटली एज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस या वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जो वेटनरी पढ़ते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है जानना कि होती तो है ये 15%, 16% पेशेंट्स में ये न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। तो वो स्टार्ट तो डेफिनेटली एरिथीमा माइग्रेंस से ही वो होती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, कई महीनों तक जब वो एरिथीमा रहता है तो बीमारी रहती है, उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं की जाती है, तो उसमें न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज जो हैं वो हो सकती हैं। और हत्ता के लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से मुतल्लिक है, और मेनिंजोएन्सेफलाइटिस, क्रेनियल न्यूराइटिस, जिसको आमतौर पर जो टर्म दी जाती है बेल पॉल्सी भी कहा जाता है, वो फॉलिज टाइप आप कह लें कि वो होता है, कि जो कि बायलेटरल भी हो सकती है और एक साइड पे भी हो सकती है। तो ये अगर न्यूरोलॉजी से भी, इससे भी काम आगे चले, तो एक हार्ट की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें हो सकती है, जिसको मायोकार्डियल एबनॉर्मेलिटीज कहते हैं, जिसमें मायोपेरिकार्डाइटिस और एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉकेड हो सकता है, जिससे कार्डियोमेगली तक भी बात जा सकती है। और ये बड़ी डेंजरस सिम्टम्स हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे एडवांस करती हैं ये इस तरह की जो सिम्टम्स हैं, तो उसमें फर्टिलिटीज का भी एहतमाल होता है कि अगर उसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए। जो लेट स्टेजेस है डिजीजेस की, उन लेट स्टेजेस का मतलब है कि महीनों और मुमकिन है 1 से ज़्यादा सालों तक भी वो इन्फेक्शन वहाँ मौजूद रहे, तो वो अल्टीमेटली वो आर्थराइटिस की तरफ ले जाती है। और ये तकरीबन 60-70% जो पेशेंट्स हैं ना लाइम डिजीज के, अगर उनको ट्रीट ना किया जाए इन द लॉन्ग रन, वो इतने पेशेंट्स में आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, जो कि बड़ी हैवी स्वेलिंग, पर्टिकुलर नी जॉइंट्स के ऊपर, लार्ज जॉइंट्स जो है ना, यहाँ ज्यादा स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग ज्यादा होगी, दर्द रिलेटिवली कम होगी, लेकिन डेफिनेटली जब वो स्वेलिंग होगी तो पेन तो होनी है। तो इस तरह जो अफेक्टेड जो उसके नीज है ना, वो पेनफुल होते हैं और रेड हो सकते हैं। उसमें सिस्ट बन सकती हैं, बेकर सिस्ट आमतौर पर उनको कहते हैं, जो कि फिर रप्चर हो जाती हैं। यानी कुछ जितनी वो स्वेल उसकी स्वेलिंग होगी, तो डेफिनेटली स्ट्रेच आएगा स्किन में। तो अल्टीमेटली इस तरह की सिम्टम्स ये डेवलप हो सकती हैं। मेलेज मेलेज वगैरह मैंने आपको बताया है। तो इसमें जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल एवेल्युएशन है, और सपोर्टेड बाय एक्यूट एंड कन्वालेसेंट सीरोलॉजिकल टेस्टिंग है,
कि मुख्तलिफ टाइम्स पे उसकी टेस्टिंग करते रहें, सीरोलॉजिकल एंटीबॉडी टाइटर उसका देखते रहें। तो वो एक डायग्नोसिस का तरीका है। ट्रीटमेंट में इमोक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन या इसी तरह सेफ्ट्राइमेक्सोम जो है, ये सेफ्ट्राइएक्सोम, ये ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग्स हैं जो कि अवेलेबल हैं मार्केट में। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या नॉन स्टीरॉयडल ड्रग्स इस तरह की जो है वो आप ले सकते हैं, ताकि उसको सपोर्टिव थेरेपी मिले और कंफर्ट आ सके पेशेंट को। ये जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है ना, कि जब कार्डियल लीजन्स हों तो उसमें टेम्पररी पेस मेकर भी लगाना पड़ जाता है, ताकि पेशेंट जो है वो उसकी सफरिंग ना हो। और वो ऐसा नहीं हो कि वो अगर उसकी जो पेस मेकर, चूंकि वेंट्रिकुलर इन्वॉल्व होते हैं उसमें हार्ट के जो है, उसमें ये प्रॉब्लम ब्लॉकेट का हो सकता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। एंड समटाइम्स जब वो नी जॉइंट की स्वेलिंग ज़्यादा होती है ना, तो उसमें एफ्यूजन्स जो है ना उसका, ये उनको एस्पिरेशन करनी पड़ती है सिरिंज के साथ, कि वो जो फ्लूइड जमा हुआ है उसको वो निकाला जा सके। प्रिवेंशन की, जाहिर है कि इसकी जो लार्वल फॉर्म्स है ना, जो निम्फ हैं, लार्वी हैं, जो इन टेक्स के, हार्ड टेक्स के, जिनका मैंने नाम लिया है एग्जोड्स स्पीशीज की, यही इसको ट्रांसमिट करती हैं। एडल्ट टेक्स रिलेटिवली वो इस तरह की ट्रांसमिशन में वो बहुत ज़्यादा इनक्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन लार्वल फॉर्म्स जो है ना वो ज़्यादा उनमें प्रॉब्लम होता है। इसलिए टिक बाइट से बचा जाए। और टिक बाइट से कैसे बचा जाए? एक तो ये है कि जब भी ये सीजन हो टिक्स का, समर का या फॉल का, अर्ली फॉल का, तो उसमें जो टिक रिपेलेंट्स हैं वो बॉडी के सरफेसेस के ऊपर लगाए जाएं। अगर आप कहीं वॉक करना चाहते हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो वॉकिंग ट्रेल है वहीं रहें, घास पे मत जाएं। और आप सॉक्स और ऊपर जो ट्राउजर पहना है वो ट्राउजर को सॉक्स के अंदर कर लें, ताकि अगर कोई निम्फ वगैरह आ भी जाता है तो वो उसमें एंट्री वगैरह की, उसकी बाइट उसके लिए पॉसिबल नहीं हो। इसी तरह लॉन्ग स्लीव शर्ट जो है ये पहनी जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब है। अल्टीमेट पर्पस ये है कि यू नीड टू टेक केयर कि टिक की बाइट जो है ना उससे आप बच सकें।